हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो अपना फिनोल टॉपिक था उसको पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फिनोल की अम्लता के बारे में पढ़ा था। फिनोल जो होते हैं, फिनोल की अम्लीय प्रकृति कैसी होती है कि फिनोल दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अल्कोहल से तो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, बट वैसे फिनोल कैसे होते हैं, दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। H+ इतना आसानी से नहीं देते। लेकिन नॉर्मली हम लोगों ने इसके जो अम्लीय प्रकृति के कारण पढ़े थे वो 3 रीजन पढ़े थे। पहला रीजन ये था कि जो फिनोल होता है उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। वो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर क्या कर लेते हैं, रिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं, इसलिए ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस आंशिक धनावेश के कारण ये OH बॉन्ड को अपनी तरफ लेता है और H को आसानी से बाहर निकाल देता है। इस वजह से ये अम्लीय प्रकृति दिखाता है। दूसरी चीज कि क्या होती है कि फिनोल जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है वो कार्बन sp2 संकरित होता है, और sp2 संकरित होने के कारण उसकी विद्युत ऋणता बहुत ही अधिक होती है, जिस कारण वो ऑक्सीजन और कार्बन में कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और इस अपनी तरफ खींचने के कारण ऑक्सीजन पे आंशिक धनावेश आ जाता है। इस वजह से OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है ऑक्सीजन, और इसके बाद H को पॉजिटिव के रूप में निकाल देता है। तीसरी चीज हमने ये देखी थी कि जब भी मान लो ये जो अपना अल्कोहल फिनोल होता है, ये फिनोल जब H+ निकाल देता है, यानी H+ निकालने के बाद ये इसके अंदर फिनोक्साइड आयन बनता है। ये फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी नॉर्मल जो फिनोल होता है उससे अधिक होती है। इसलिए क्या होता है, फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी होता है, इस वजह से वो H+ आयन को डोनेट करने की फॉर्म में रहता है। यानी कि क्या करता है, फिनोल इजीली H+ आयन डोनेट कर देता है और फिर फिनोक्साइड आयन में रहता है, तो इसलिए भी वो H+ दे रहा है। यानी कि ये सारी चीजें जो H+ रिमूवल को क्या कर देती हैं, हमें बताती हैं, और इसलिए हमें पता चलता है कि फिनोल अम्लीय प्रकृति शो करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिनोल की जो अम्लता होती है उस पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी फिनोल पर हम लोग कुछ ग्रुप जोड़ दें, या तो कुछ ऐसे ग्रुप जोड़ दें जो इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहे हो, या फिर कुछ ऐसे ग्रुप जोड़ दे जो इलेक्ट्रॉन रिंग से ले रहे हो, तो इन दोनों का क्या इफेक्ट पड़ता है फिनोल पर, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग हेडिंग क्या डाल सकते हैं, फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। यानी कि हम लोग कौन से प्रतिस्थापी डालें कि जो फिनोल है उसकी अम्लता बढ़े या घटे। अब हमारे पास 2 टाइप के प्रतिस्थापी होते हैं। एक तो क्या होते हैं, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और एक क्या होते हैं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। यानी कि एक तो हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, या हम लोग बोल सकते हैं -I समूह। ठीक है, एक तो हमारा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, या वो क्या होंगे, +I। तो आपके 2 प्रकार के जो है वो जुड़े होते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के अंदर मोस्टली कौन से आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिंग से एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए, जिनके अंदर भी लगभग जिनके अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, जिन भी ग्रुप में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वो हमेशा रिंग से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में NO2 होता है, CO2 होता है, Cn होता है, ठीक है, CHO हो गया, ये सारे जो ग्रुप है, क्योंकि इनके अंदर इसके अंदर N डबल बॉन्ड O होता है, इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर साइनाइड CO2 को छोड़ दो, ठीक है, और COH ले लो, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, CHO के अंदर डबल बॉन्ड होता है। ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इलेक्ट्रॉन दाता समूह में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, दान करें। जैसे कि मान लो NH2 के पास लोन पेयर होता है, और आपका जैसे H2O है, H2O के पास में भी लोन पेयर है, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। इसी टाइम से आपके और भी ग्रुप जैसे कि जो भी मान लो जिनके पास में भी लोन पेयर होते हैं,
और CH3 ग्रुप भी होता है, वो भी प्लस आई वाला ही होता है। ठीक है, ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन दाता हो गए। अब हमारे पास में हम लोग क्या देखेंगे कि कौन से ग्रुप जुड़े रहेंगे तो उसकी अम्लता घटेगी या बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह पे चलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के कारण उसकी अम्लता घटती है या बढ़ती है वो देखते हैं। तो इस पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारा फिनोल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हमारा क्या है, फिनोल है। अब इसकी मान लो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग EW, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दाता। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। अब ये कार्बन के पास से ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये किसके पास से लेगा, इधर से, ध्यान से सुनते जाना। अब ये इस कार्बन से लेगा तो ये कार्बन किससे लेगा, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन किससे लेगा फिर, इससे, यानी H+ आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो जब कोई नॉर्मली देखो ये कार्बन लेता है इससे नॉर्मली, और जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह और जुड़ गया तो ये इससे और भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को और भी अपनी तरफ खींचता है तो इस हाइड्रोजन को निकलने में और भी आसानी हो जाती है, यानी ये O जो होता है वो हाइड्रोजन को आसानी से निकाल देता है। इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पे जुड़ा होता है तो उसकी जो अम्लता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ आया कैसे बढ़ेगी, समझ आया कैसे बढ़ेगी। ये फिनोल है, फिनोल पे मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है। अब ये इसकी ऑर्थो, ये इसकी मेटा और ये इसकी पैरा पोजीशन। जब ये इस पे जुड़ा है तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, इस कार्बन के पास से तो ये अब इस कार्बन के पास से लेंगे। अब ये कार्बन कहाँ से लेगा, ऑक्सीजन की तरफ से, ऑक्सीजन कहाँ लेगा, हाइड्रोजन की तरफ से, ठीक है। इस वजह से उसकी अम्लता बढ़ जाती है। अब देखिए ये अम्लता ज्यादा कब बढ़ती है, ये अम्लता जो ज्यादा है वो कब बढ़ती है, जब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो समूह होता है, ये जो समूह है ये कहाँ पे जुड़ा हो, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं, अल्कोहल की, फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं देखी थी। तो आपने क्या देखा कि इन अनुनादी संरचनाओं में एक बार तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। चलो मैं फिर से बनाऊं क्या, तो देखिए फिर से देख लीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने फिनोल बनाया और ये फिनोल अपने लोन पेयर को देता है तो यहाँ पे इस प्रकार से बनता है। और ये नादी संरचनाएं अब तक तो आपको अच्छे से पढ़ आ जानी चाहिए। और ये मान लो ये नादी संरचना एग्जाम में पूछी जाती है, ये इधर गया, ये इधर गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे O और H पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे O और H पॉजिटिव, फिर से ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे, और ऐसे स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखना इन पे, ये देखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जो समूह है वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा पहले से। वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे है, इसमें पैरा पोजीशन पे है और इसमें ऑर्थो पोजीशन पे है। यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है अपने वो ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा रह रहे हैं और पैरा पोजीशन पे रह रहे हैं। इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह ऑर्थो पैरा पे होगा तो उसकी अम्लता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मेटा समूह पे इलेक्ट्रॉन ये होता ही नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह यहाँ पे जुड़ा होगा ही नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह यहाँ पे जुड़ा है भी तो वो इन दोनों से क्या दिखाएगा, कम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो ये अपना हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के कारण अम्लता बढ़ती है, समझ आया कैसे बढ़ती है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण। इलेक्ट्रॉन दाता समूह में क्या होगा, देखिए ये अपना क्या है, फिनोल है ना। और इस पे मान लो मैंने ये कह दिया कि इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है, इस पे मान लो मैंने क्या जोड़ दिया, NH2, है ना। इस पर जब NH2 जोड़ा तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी क्या है, NH3 जोड़ दो, ठीक है, NH3। अब देखिए ना, जब ये इस पे जुड़ेगा तो NH2 फॉर्म में जुड़ेगा।
अब ये नाइट्रोजन जो होता है, इस नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, या फिर आप ना ऐसे करो, इसको इस फॉर्म में लिखो NH2, ठीक है ना, इस फॉर्म में लिखना OH, ये बॉन्ड बनाएंगे तो NH2 फॉर्म में जुड़ेगा। अब देखो ये नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस रिंग को ही देगा। भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो वो क्या करेगा, रिंग को देने की कोशिश करेगा ना। अब रिंग को देने की कोशिश करेगा तो रिंग के पास ऑलरेडी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन से क्यों लेगा, ऑक्सीजन से लेगा ही नहीं, है ना। तो ऑक्सीजन से नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, नहीं लेगा। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो H+ आसानी से नहीं निकल सकता। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन धातु समूह रिंग के साथ जुड़ा होता है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देता है, रिंग पे इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है, वो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जब रिंग पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, तो ये जो O और H के बीच का जो O और H के जो बीच की ध्रुवणता है, ध्रुवणता का मतलब समझते हो कि यहाँ पे पार्शली चार्ज डेवलप हो जाए, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए, तब ध्रुवणता आती है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ये क्या नहीं कर रहा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ध्रुवणता नहीं होगी, यहाँ पर ध्रुवणता आ जाती है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में ध्रुवणता आ जाती है, बट इलेक्ट्रॉन दाता समूह में ध्रुवणता नहीं होती। और जब ध्रुवणता होती ही नहीं है तो ये क्या नहीं करेंगे, ये OH बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसलिए H+ नहीं निकलेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण कभी भी अम्लता बढ़ती नहीं है, ठीक है, इवन घट हो जाती है। भाई जो उसके नॉर्मली देखो, नॉर्मली ये नहीं था तब तो ये ले रहा था ना ऑक्सीजन के पास में, तो उसकी कुछ ना कुछ अम्लता तो थी, लेकिन जब ये NH2 जुड़ गया तो वो कुछ ही नहीं ले रहा, तो इसका मतलब अम्लता पहले से क्या हो जाती है, घट जाती है। तो क्या चीज याद रखोगे आप लोग को क्या याद रखना है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह अगर रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी अम्लता पहले से बढ़ जाती है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह अगर रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी अम्लता को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। तो ये अपने प्रभाव होते हैं क्या कि फिनोल की अम्लता पे जो उसके साथ जो जुड़ने वाले समूह है, प्रतिस्थापी है, उनका प्रभाव। अगर प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन आकर्षी है तो उसकी अम्लता बढ़ जाएगी, और प्रतिस्थापी अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो उसकी अम्लता घट जाएगी। ठीक है, इतनी चीज हमारे क्लियर हुई, ये चीज हम लोग ने देखी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना फिनोल और अल्कोहल की अम्लता की तुलना, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछो भी गया। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आता है, अल्कोहल व फिनोल की अम्लीय तुलना। यानी कि हम लोग क्या देखेंगे, फिनोल और अल्कोहल की अम्लता देखेंगे, और देखेंगे कि दोनों में से अम्लीय प्रकृति किसकी ज्यादा होती है। तो देखिए, जब हम अल्कोहल और फिनोल की अम्लता की तुलना करते हैं तो अल्कोहल, फिनोल जो होता है वो फिनोल अल्कोहल की तुलना में अधिक क्या होता है, अम्लीय होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ रीजंस है, तो वो रीजंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग फर्स्टली अल्कोहल की अम्लता के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने पहले अल्कोहल वाले चैप्टर में, और इस चैप्टर में फिनोल के बारे में। तो मैं आपको अल्कोहल दोबारा से थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ, उस चैप्टर का याद नहीं होगा तो। क्योंकि देखिए अल्कोहल में क्या होता है, हम लोग चलो कंपैरिजन करते हैं, तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं। इधर हम लोग लिख लेते हैं अल्कोहल, ठीक है, और इधर हम लोग लिख लेते हैं फिनोल। बीच में होते ठीक है, जो भी है देख लेना आप लोग। ये अल्कोहल लिखा हम लोगों ने, इधर फिनोल लिखा। अब हम लोग दोनों की जो भी कैरेक्टर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिनोल का आप लोगों को याद होगा
कि फिनोल के अंदर फर्स्टली मैंने क्या रीजन बताया था कि इसके अंदर जो OH समूह होता है वो क्या करता है, OH के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो रिंग को दे देता है। लेकिन अल्कोहल के अंदर देखिए, अल्कोहल की स्ट्रक्चर होती है CH3OH, लेकिन यहाँ पे देखिए इस अल्कोहल के साथ जो समूह जुड़ा है वो प्लस आई समूह जुड़ा है, तो वो तो ऑलरेडी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स को ये देगा तो बताओ O और H बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं होगा ना। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ कि अल्कोहल क्या दिखाता है, अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति कब शो होगी, जब ये OH बॉन्ड टूटेगा तभी तो होगी। अब देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे अल्कोहल के साथ में अल्कोहल के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। यहाँ पे अल्कोहल के साथ चूंकि यहाँ पे क्या जुड़ा है, CH3 जो कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई। इस प्लस आई के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जब इस इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पे ऑलरेडी इतना ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, इसलिए जो O और H बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होता। ठीक है, इसलिए OH बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। अब जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं तो ये बताओ, ये बॉन्ड होगा नहीं तो ये क्या दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, अम्लीय प्रकृति शो नहीं करेगा। अगर यही केस, यही रीजन हम लोग फिनोल में देखें तो फिनोल में चूंकि क्या होता है O और H, तो ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है इसके साथ चूंकि ये रिंग जुड़ी है, यहाँ पे तो एल्किल समूह जुड़ा था जो प्लस आई दिखाते हैं, और इसके साथ रिंग जुड़ी है जो कि डबल बॉन्डेड है, तो इसलिए ये क्या करती है, इधर से इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेती है। और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेती है तो यहाँ पे O और H बॉन्ड बंद में क्या आ जाती है, ध्रुवणता। क्या आ जाती है, ध्रुवणता आ जाती है, यानी कि इस ऑक्सीजन पे पार्शियली कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव। इसलिए क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ निकालता है और H+ को आसानी से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। समझ आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये रीजन में देखो H+ किस में जा रहा है, H+ किस में जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है आसानी से, जबकि इसके अंदर नहीं जा रहा, इसका मतलब अल्कोहल से क्या हो गया, कम। फिर हम दूसरा रीजन हम लोगों ने क्या देखा था कि फिनोल जिस कार्बन के साथ, फिनोल वाला तो आपको जस्ट ये भी याद ही होगा, तो फिनोल में क्या दिखा कि फिनोल जिस कार्बन के साथ जुड़ा है OH, फिनोल में ये जो OH है जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन कौन सी प्रकृति का होता है, sp2 संकरित होता है। और यहाँ जब हम लोग अल्कोहल में बात करें तो अल्कोहल में OH इस कार्बन के साथ जुड़ा है, और इस कार्बन पे आप लोग ध्यान दो तो देखना यहाँ पे सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से, इसका मतलब इसका संकरण कैसा है, sp3 है। यहाँ पे OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसको कार्बन क्या है, sp3 है, और यहाँ पे OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन क्या है, sp2 है। तो sp2 की विद्युत ऋणता क्या बताई थी मैंने, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता क्या बताई थी, ज्यादा। जब इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है ना। इस कार्बन जो ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है तो ऑक्सीजन पे पार्शियली कैसे डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव, इसलिए OH बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, यहाँ पर भी ध्रुवणता आ जाती है। ये बात हो गई फिनोल की। अब यही बात हम लोग अल्कोहल में करेंगे, तो अल्कोहल में चूंकि क्या है, sp3 से जुड़ा है, और sp3 की जो विद्युत ऋणता होती है वो क्या होती है, कम। sp3 की विद्युत ऋणता बहुत ही कम होती है, इसलिए ये जो होता है ये इससे इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इन दोनों में से विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की हो जाएगी। जब ये बॉन्ड को इधर ले नहीं पाएगा तो H+ आसानी से रिमूव नहीं होता, तो विद्युत ऋणता कम होती है, इसलिए यहाँ पर ध्रुवणता नहीं होती। ध्रुवणता का मतलब क्या है कि यहाँ पे चार्ज का डेवलप होना, तो ध्रुवणता नहीं होगी, इसका मतलब OH बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, OH बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ये हमने दो रीजन पढ़े। तीसरा रीजन अपना क्या था, तीसरा रीजन ये था कि जब फिनोल H+ दे देता है, ये जो फिनोल होता है ये जब H+ निकाल देता है तो क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन। ये जो फिनोक्साइड आयन बना है, ये फिनोक्साइड आयन बहुत ही स्थायी है।
फिनोक्साइड आयन जो हमारा प्राप्त हुआ है, ये फिनोक्साइड जो आयन होता है फिनोल के कंपैरिजन में ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए H+ निकाल के इस रूप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए देखो ये जो OH होता है H को आसानी से निकाल देगा, क्योंकि फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है और जो जिधर ज्यादा स्टेबल होता है उधर ही जाना चाहेगा, तो इसलिए इस आयन के रूप में ये ज्यादा रहेंगे। अब अगर हम लोग बात करें अल्कोहल की, तो यहाँ पे देखो अल्कोहल जब ये H+ निकाल देता है, जब यहाँ से हम लोग H+ निकाल देंगे तो यहाँ पे बनेगा CH3O3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और इस आयन को बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। और ये जो एल्कोक्साइड आयन होता है, इस एल्कोक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी होती है, इस एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बहुत ही क्या होती है, कम होती है, तो इसलिए इसके अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या होती है, कम होती है, और जब इसका स्थायित्व कम है तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और ये इसके अंदर नहीं जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो तीनों में हम लोगों ने ये देखा कि इसके 3 रीजन में ये वाला OH बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ध्रुवणता आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई ध्रुवणता नहीं आ रही है, इसलिए O और H के बीच का बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता। हम लोग कोई स्पेशल कंडीशन में ही हम लोग इसको क्या करा सकते हैं, ब्रेक करवा सकते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अल्कोहल की तुलना में फिनोल क्या होता है, ज्यादा अम्लीय, तो फिनोल ज्यादा अम्लीय होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो अलग अलग पूछने के बजाय ये इसमें एक साथ पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से, क्योंकि अम्लता पूछेंगे तो 2 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, अल्कोहल के और फिनोल की, तो ये अलग अलग पूछे, जबकि इसमें तुलना में क्या करते हो, एक साथ में पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे एक साथ में पूछ लिया जाता है। तो ये अपना क्या हो गया, अल्कोहल फिनोल के अम्लता की तुलना कंप्लीट हुआ। इसमें आप लोग को ये वाला जो है ये आप लोग इन शॉर्ट में लिखवाया है शॉर्ट ट्रिक से, तो आप लोग इसको रफ में जरूर उतार लेना। जो आपको नोट्स में मिलेगा वो थ्योरी में मिलेगा, ऐसे पूरा मिलेगा, ये ऐसी नहीं बात है कि नहीं मिलेगा, बट पूरा ऐसा का ऐसा नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया है, और जितना ज्यादा आप शॉर्ट में पढ़ोगे उतना जल्दी आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो क्या है कि पूरा ऐसे थ्योरेटिकल मिलेगा आपको नोट्स में, बट आप इसको याद रखने के लिए आप इस प्रकार से उसको उतार सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, या जो भी आपको करना है वो आप लोग कर लेना, रफ कॉपी में इसको उतार लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्कोहल और फिनोल की अम्लता की तुलना पढ़ ली। अब हम लोग का जो एक और होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, उससे भी तुलना करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल की तुलना भी होती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल में से कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है। अब क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हमारे सिलेबस के अंदर है, तो हम लोग उसका वहां पढ़ लेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे, इसका क्या मतलब ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तो वो अपने चैप्टर में है आगे, तो हम लोग वहां पे इसका दोनों का कंपैरिजन पढ़ लेंगे। अल्कोहल अपना हो गया था, फिनोल अपना हो गया, इसलिए हम दोनों ने इसका कंपैरिजन भी पढ़ लिया। अब हम इसकी और रिएक्शंस के बारे में देखते हैं कि इसकी और कौन सी अभिक्रिया है जो ये देता है। तो देखिए, इसके जिंक के साथ में अभिक्रिया, फिनोल की जब आप जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हो तो क्या हो जाता है, यहाँ से ऑक्सीकरण हो जाता है, अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपचयन। क्या करता है, जिंक फिनोल का अपचयन कर देता है। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। तो ये क्या हो जाता है, बेंजीन बन जाती है, यानी कि यहाँ पे H जुड़ जाएगा और प्लस में ZnO। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है। अब देखिए, हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, और ZnO निकल गया। अब जिंक के साथ अभिक्रिया हो गई, यानी जिंक के साथ अभिक्रिया करके फिनोल क्या देता है, अपचयित हो जाता है, और अपचयन से क्या कर देता है, यहाँ से आपका जो क्या बना लेता है, बेंजीन अपना फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके देखें तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अब देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप काम में आ रहा था, यही तो ग्रुप काम में आ रहा। अब अमोनिया के साथ अभिक्रिया देखेंगे तो देखिए, फिनोल जो होता है
वो अमोनिया यानी NH3 के साथ में जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया किसके अंदर टूटता है, NH2 और H में, तो इसका H और OH H2 निकल जाता है, यहाँ से NH2, यानी कि क्या प्राप्त हुआ हमें, एनिलीन। आपको मैंने इसका नाम बताया था कि जब बेंजीन रिंग पे NH2 समूह जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन प्राप्त होती है, प्लस में क्या निकल जाता है, H2 हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शंस के बारे में बात करें तो वो अभी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इसको मैं रब कर दूं, जिंक के साथ अब चेंज हो जाता है, अमोनिया के साथ इसका NH3 निकल जाता है, NH2 के साथ रिएक्शन करा NH2 बनेगा और H2 निकल जाएगा एनिलीन। यहाँ पर भी OH समूह क्या हो रहा है, कम में आ रहा है। अब देखिए इसकी कर जाते हैं हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मीन्स क्या है, PCl5 के साथ में। ठीक है, तो हम लोग इसकी नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ में। तो देखिए ये अपना क्या है, फिनोल है, इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे। और आपको मैंने लगभग ये बता भी रखा है कि जब भी आपको PCl5 और OH मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो अपना OH वाला ग्रुप होता है ये किसके अंदर चेंज आता है, Cl, और यहाँ पे POCl3 और प्लस में HCl, ये निकल जाता है। अब क्या होता है, हम लोग आधिक्य में जब ये नॉर्मल तो ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, बट जब आधिक्य में क्या ले लें, फिनोल ले लें, यानी फिनोल को हमने क्या ले लिया, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में ले लिया, यानी कि मान लो 3 मोल हमने क्या ले लिए, फिनोल के ले लिए। जब मान लो इस रिएक्शन के अंदर फिनोल बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तब क्या होता है, ये जो आपका फिनोल होता है ये POCl3 जो यहाँ पर बना है, कुछ फिनोल तो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ फिनोल इस POCl3 के साथ में भी अभिक्रिया कर लेते हैं। ये POCl3 के साथ में अभिक्रिया कैसे करते हैं, ये 3 है, ये 3 है, तो ये क्या है, 3 हाइड्रोजन भी है, ये 3 हाइड्रोजन इस 3 Cl के साथ निकल जाते हैं और यहाँ पे अब क्या बच गए, 3 O बच गए ना, तो और ये PO, तो क्या बन जाता है, PO4। तो क्या हो जाता है, C6H5 इसका होल थ्राइस PO4, ये अपना कंपाउंड बन जाता है, प्लस में 3HCl हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसके साथ में ये तीनों जो बेंजीन रिंग होती है अपनी कंबाइन हो जाती है, ये इसके साथ देखो तीनों कंबाइन हो गई C6H5 और उसके साथ क्या जुड़ गया PO4 और 3 मोल HCl के निकल जाते हैं। यानी कि नॉर्मली अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता था, हम लोगों ने अल्कोहल की यहाँ तक ही देखी थी, लेकिन फिनोल जब अधिक मात्रा में ले लिया जाता है तो ये बना लेता है। ठीक है, अल्कोहल ऐसी रिएक्शन नहीं प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इथरीकरण। इथरीकरण में हम लोग क्या कराते हैं, जो फिनोल होता है इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और OH की अभिक्रिया आप लोगों ने पहले भी कितनी सारी पढ़ी है। क्या होगा, यहां से क्या बनेगा बताओ जरा, ONA, क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। ये जब सोडियम फिनोक्साइड और यहाँ से निकला क्या बताना जरा, यहाँ से OH और यहाँ से H2 निकल गया। अब ये सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया हम लोग मैथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं, या फिर आप लोग ऐसे, मैथिल आयोडाइड तो मैंने बताया लिया है, आप लोग किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड लिया, जब आप कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बता जो Na और ये क्या निकल जाएगा I, और आपका क्या बन जाएगा OCH3। तो पता है इथरीकरण है, इसका मतलब यहाँ पर क्या निर्माण होगा, ईथर, समझ आ रहा होगा ना। ईथर का सूत्र क्या होता है, ROR। अब देखिए ये भी R ग्रुप है, ये भी R ग्रुप है और बीच में क्या है O, तो क्या बन गया, ईथर बन गया। लेकिन ये क्या बना है, मैथिल फेनिल ईथर, है ना। एल्किल बेंजीन ईथर यहाँ पे क्या हो जाता है, बन जाता है, तो यहाँ पे बना मैथिल एथिल फिर ईथर, एथिल मैथिल एथिल मैथिल नहीं, मैथिल फेनिल ईथर। एक बेंजीन रिंग है, एक आपका मैथिल समूह है, तो दोनों का क्या होगा, मैथिल एथिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर, सॉरी,
मेथिल फेनिल ईथर। ठीक है, तो ये ईथरीकरण हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीकरण में क्या होता है, जो फिनोल होता है, ये फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल से, अम्ल क्लोराइड से और एनहाइड्राइड से, इनसे अभिक्रिया करता है, एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर। ठीक है, तो एस्टरीकरण है तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेंगे, एस्टर बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी रिएक्शन क्या हो जाएगी, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या होगा, हम लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में अम्ल क्लोराइड के साथ और एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, इनके साथ में आप क्या कराते हो, रिएक्शन कराते हो। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं तीनों की एक साथ करा देती हूँ। ये अपना लेना तीनों में फिनोल ही है, ये फिनोल है, इस फिनोल की एक बार मैं कराती हूँ CH3COOH से। ठीक है, एक बार मैं करा रही हूँ यहाँ पे अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा क्या है, CH3COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अम्ल क्लोराइड क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर क्या जुड़ जाए, क्लोराइड जुड़ जाए तो अम्ल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, एनहाइड्राइड क्या होता है अपना, CH3, एनहाइड्राइड देखो मैंने उस दिन सूत्र बताया था आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एनहाइड्राइड का सूत्र होता है। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है CH3CO का होल ट्वाइस O, CH3CO CH3CO, इसका होल ट्वाइस और बीच में O, तो O, ये इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों से रिएक्शन कराते हैं। होगा क्या, देखिए इसका ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक होगा, तो क्या होगा, देखिए इधर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसका OH और इसका क्या निकल जाता है, H। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका फेनिल ग्रुप है, इसके साथ O C डबल बॉन्ड O CH3 बना कि नहीं बना, बना ना। अब देखिए ये क्या है, RO C डबल बॉन्ड O R, ये हमारा किसका सूत्र होता है, एस्टर का, तो इसलिए क्या बन गया, एस्टर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका H और इसका क्या निकल जाता है, Cl, तो यहाँ पर भी यही सेम प्रोडक्ट तो सेम ही बनना है, प्रोडक्ट यही बनेगा तीनों में, OCH3। ठीक है, ये भी एस्टर बना। फिर अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, या तो इधर से का बॉन्ड तोड़ दो या इधर का। सपोज करो मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया, तो जब मैंने ये बॉन्ड तोड़ा है तो इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर पार्शली इस पे नेगेटिव और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव से जोड़ दो, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव से जोड़ दो, तो क्या होगा, यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बनेगा हमारा, OC डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस में क्या निकल जाएगा, CH3COOH। तो ये अपनी क्या हो गई, एस्टरीकरण अभिक्रिया, कि एस्टरीकरण के द्वारा हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। नेक्स्ट अपनी एक और रिएक्शन आती है, मैं यही बता देती हूँ, वो होती है बेंजोइलीकरण। इस बेंजोइलीकरण को बोलते हैं शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया में हम लोग का क्या होता है कि हम लोग फिनोल लेते हैं, इस फिनोल की हम लोगों ने यहाँ पे देखिए ये क्लोराइड है, ये कौन सा क्लोराइड, एसिड क्लोराइड है, क्योंकि इसके साथ CH3 है ना, या इसको एसिडिक क्लोराइड भी बोल सकते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। बेंजोइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है कि आपने बेंजीन रिंग के साथ में ये जोड़ा हो, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ में अगर ये जुड़ा है तो वो क्या हो जाता है, बेंजोइल क्लोराइड। और ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो देते हैं फेनिल बेंजोइड। फेनिल बेंजोइड कैसे देंगे, देखो इसका H, इसका Cl, क्या निकल जाता है, अब मैं देखो इधर ऐसे रिंग बना रही हूँ, ये बना O, ये बना C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O के साथ में, ठीक है, इसका H निकला, इसका Cl, और ये दोनों रिंग आपस में जुड़ गई
और ये अपना कंपाउंड बना है, इसको हम बोलते हैं फेनिल बेंजोएट। ठीक है, फेनिल बेंजोएट बोलते हैं। तो ये अपना क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये फेनिल बेंजोएट होता है। एक छोटी सी रिएक्शन और है कि जो अल्कोहल होता है, ये अल्कोहल क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो अपनी छोटी सी इसकी और बचती लास्ट रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण, अल्कोहल का, फिनोल का ऑक्सीकरण। तो फिनोल जो क्रोमिल क्लोराइड होता है, ठीक है, Cr2O2Cl3, ये क्रोमिल क्लोराइड होता है। जब बेंजीन, ये फिनोल जो होता है इस क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो क्या करता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये क्विनोन देता है। क्विनोन का मतलब आप लोग समझते होंगे। क्विनोन में क्या होता है, हम लोग का ये जो डबल बॉन्ड होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है, ये डबल बॉन्ड इसमें चेंज जाता है और एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाता है और ये स्ट्रक्चर हमारी कहलाती है क्विनोन। और ये आपको याद कर लेना कि इसकी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन है इस ग्रुप से रिलेटेड। तो ये अपनी सारी खत्म हुई। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि ये जो फेनिल रिंग होता है, ये फेनिल वलय, बेंजीन जो वलय है, ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं देता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतने आप अच्छे से इनको पढ़िए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ओके।